है मैं मिथिलेश सिंह, मेरे YouTube चैनल कोशी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है क्लास 12 का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, कम से कम यह वीडियो जो बनने वाला है 50 से 60 ऑब्जेक्टिव का, और जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो बिल्कुल 100% VVI ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये वीडियो को आप भी देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। बिल्कुल एक नंबरा ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट स्टार के रूप में हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है ताकि अधिक से अधिक एक वीडियो में क्वेश्चन आ सके, ठीक है। इसके साथ हम चलते हैं और ये वीडियो देखते हैं और ये क्या है ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कोशी क्लासेस। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, फिर हम दोबारा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, या जो भी हो जाए। और कमेंट भी करना है, ये वीडियो ये क्वेश्चन कैसा है, उसके बाद लाइक भी करना है, उसके पश्चात शेयर भी करना है। किसको? उन्हीं दोस्तों को जो अब की बार क्लास 12 का एग्जाम दे रहा है, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे, हाँ नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करके वीडियो हटा देना है और कुछ बोले ना नहीं। देखिए कहता है एक कोशिकीय जीव अमर है, संसार में एक कोशिकीय जीव अमर है, केवल एक कोशिका के अलावा कोई भी जीव जंतु अमर नहीं है, याद रखना है। और इसके उदाहरण है अमीबा, जीवाणु, ठीक। दूसरा है जनन एक चक्रीय प्रक्रिया। अब चक्रीय प्रक्रिया क्या होता है? देखिए हमारे भी आपके भी इन संसार में जो भी जीव जंतु उसके भी पिता थे, उसके भी पिता थे। अब जो जीव जंतु आया है वो भी परिपक्व होगा, वो भी अपने समान संतान को जन्म देगा, फिर वो परिपक्व होगा, वो भी अपने समान संतान को जन्म देगा। तो यही प्रक्रिया को चक्रीय प्रक्रिया कहा जाता है। तो याद रखना, जो जनन एक चक्रीय प्रक्रिया है जो कि हमेशा चलता रहता है, ठीक है। दूसरा है अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को कलोन कहा जाता है, ठीक है, एक पुंजक भी कहा जाता है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में VVI 100% VVI। और कहां देखना है? केवल कोशी क्लासेस पे। सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है अमीबा अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है, ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कहता है पैरामीशियम में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है, ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, शैवाल में अलैंगिक जनन खंडन या विखंडन द्वारा होता है। याद रखिएगा, शैवाल में खंडन या विखंडन द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। फिर कवक में अलैंगिक जनन चल बीजाणु कोनिडिया तथा अचल बीजाणु द्वारा होता है। कवक में किसके द्वारा अलैंगिक जनन हो रहा है? चल बीजाणु, कोनिडिया तथा अचल बीजाणु द्वारा। अगला हेड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो हेड्रा में भी अलैंगिक जनन किसके द्वारा हो रहा है? मुकुलन द्वारा, ठीक। दूसरा सीफा या साइकन में भी अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, याद रखना है, ठीक है ना। फिर कहता स्पंज में अलैंगिक जनन आंतरिक मुकुल द्वारा भी होता है और आंतरिक मुकुल को जेम्यूल कहते हैं। तो आपको ये चीज को ज्यादा इंपोर्टेंस याद रखना है, ठीक है। आंतरिक मुकुल को क्या कहते हैं? जेम्यूल कहते हैं, ठीक। फिर कहता है कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। मतलब कायिक जनन जो होता है, जो भी पेड़ पौधे में होते हैं, जंतुओं में भी होता है, इसको हम ये भी एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक जनन है, ठीक है। दूसरा कायिक जनन में किसी प्रकार के युग्मक नहीं बनते। युग्मक से जानते होंगे, जो हम मानवों में जो शुक्राणु पाया जाता है वो युग्मक है, मादा में जो पाया जाता है अंडाणु वो युग्मक है ना। तो कायिक जनन में याद रखना है किस प्रकार के जनन में युग्मक नहीं बनते हैं। तो कायिक जनन में जो है युग्मक नहीं बनता है। अगला है कायिक प्रवर्धन कई प्रकार से होते हैं, जैसे प्रकंद, कंद, बल्ब और भूअस्तरिका, अंतःअस्तरिका, ऊपरी भूअस्तरिका, इन सभी माध्यमों से भी होता है। लेकिन हम केवल उन्हीं चीजों को लेके जा रहे हैं या चल रहे हैं जो क्या है? 100% VVI, याद रखना है। फिर आगे हम चल रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे जलकुंभी एक जलीय पौधा है, ठीक।
जलकुंभी जिसे हम लोग अपनी देहाती भाषा में लौक भी कहते हैं, है ना, जो पानी की सतहों पे लगते हैं, है ना, जो केवल जल में ही उगते हैं। फिर कहता है जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपोर्टेंट है, BVR 100% ध्यान रखना, ठीक है। फिर कहता है अब देखिए बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है, ये बात को ध्यान में रखना। दूसरी बात, ये जलकुंभी है, ये एक विदेशी पौधा है, ठीक है ना। जलकुंभी इसलिए कहा जाता है, जी बंगाल का आतंक इसलिए कहा जाता है, काहे कि मान लीजिए एक तालाब है, तालाब में हमने मछली का बीज डाल दिया, अब इसके ऊपर जो मान लीजिए पूर्ण रूप से लौक आ जाएगा, तो इसमें जो जीव जो है वो इसमें नहीं रह पाएगा। क्यों? कि उस जल में उपस्थित जो भी ऑक्सीजन होगा वो इससे अपने उपयोग में ले जाएगा, इसलिए उसमें जो उपस्थित जीव है उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो मर जाएगा। इसलिए इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्योंकि बंगाल में अधिक मछलियों का पालन किया जाता है ना। हमारे यहाँ जो भी देखो पिकअप से मछलियां आती है वो सारे बंगाल से आते हैं, है ना। इसी को ध्यान में रखना है आपको। फिर कहता है गन्ना कायिक प्रवर्धन विधि का प्रयोग, मतलब कायिक प्रवर्धन विधि का प्रयोग कहाँ होता है, किसमें करते हैं हम लोग। देखिए आलू है, गन्ना है, केला है, प्याज है और सारी चीजें जिनमें हम किसका उपयोग करते हैं, कायिक प्रवर्धन। कैसे करते हैं इसको देखिए, गन्ना बहुत बड़ा है तो कहते को पोर वाला भाग जहां से मुकुल निकलता है, कायिक निकलता है, उसको हम काट लेते हैं, उसको फिर लगा देते हैं। आलू जो बड़ा है उसको हम कई भागों में काट देते हैं फिर लगा देते हैं, है ना। फिर क्या है, केला, केला का सिर होता है उसको हम कहीं लगा देते हैं या उसी के भाग से निकल जाता है। प्याज, प्याज में भी देखो सिर से भी पौधा निकल जाता है ना, उसको काट के भी लगा देते हैं। तो ये सभी चीजें कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आएंगे। फिर कहता आलू के कंद में आंखें होती है। देखो आलू जो जहां से हम लोग डीवी बोलते हैं वो निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं, आंखें। और वही आंखें से क्या होता है, पौधा विकसित होता है। जब भी किसी में भी आंखें रहती है उसको जो बड़ा हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, कई भागों में काट के उसको रोप देते हैं, ठीक है। तो आलू का जो है वो आंख कहलाता है। फिर कहता है कायिक जनन पत्तियों से भी होता है। अब भाई कौन ऐसा चीज है जिसमें पत्तियों द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है, तो है पतरचट्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफिलम। बहुत याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10 के में भी आता है और क्लास 12 में भी आता है। तो पत्तियों द्वारा किसमें कायिक जनन होता है, पतरचट्टा, या इंग्लिश में लिखा, हिंदी में भी लिखा था ब्रायोफिलम, याद रखिएगा, ठीक है। फिर लैंगिक जनन उच्च वर्गीय पौधों तथा जंतुओं में होता है। अब देखिए हम लोग आ गए हैं लैंगिक जनन पे। तो लैंगिक जनन जो उच्च वर्गीय, जैसे हम लोग हैं, पौधे हैं, है ना, जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी जीव जंतु है, उनमें जो होता है ये उच्च वर्गीय के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या होता है, तो लैंगिक जनन होता है, जिसमें दो विपरीत लिंग वाले प्राणी भाग लेते हैं। कहता है लैंगिक जनन दो विपरीत लिंग वाले प्राणी भाग लेते हैं, यानी कि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले प्राणी भाग लेते हैं, जैसे नर एवं मादा। ये दो विपरीत अलग अलग जीव हैं जो इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। अभी हम इसको विश्लेषण कर रहे हैं इसका। युग्मनज विकसित होकर जीव को जन्म देते हैं। इसको हम सबका विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए अब देखिए जो है युग्मनज क्या होता है, ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है ना। तो कहता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से जो सेल बनता है उसको युग्मनज कहा जाता है। अब देखिए मादा में जो होता है एक अंडाणु होती है ना, और जब भी एक बार जो मैथुन क्रिया होता है तो उस क्रम में मानव नर के सीसन से 200 से 300 मिलियन शुक्राणु स्खलित होते हैं, जिसमें से केवल एक ही क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु से फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज मतलब निषेचन होता है या मिलता है। तो यही जो मिलने की क्रिया होता है, निषेचन की क्रिया के बाद जो सेल बनता है उसको हम लोग कहते हैं युग्मनज कहते हैं, ठीक है ना। और युग्मनज जो ये जो फिर मिलने के बाद इसमें क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4, 8 से 16, 32, 64 इस तरह से विभाजित होता है। इसके बाद इसमें किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण किसको कहते हैं, देखिए जो भी माँ के गर्भ में, माताएं के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है उसको भ्रूण कहते हैं, और भ्रूण को अंग्रेजी में फेटस कहते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और जब वही गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, जब भी देखिए जो भी सरकारी अस्पताल कहीं भी हम जाते हैं, कोई भी अस्पताल में, वहां पे लिखा रहता है भ्रूणहत्या गैर कानूनी है ना। उसी में क्या होता है, एक जांच होता था
सिंथेसिस करके वो जांच के माध्यम से लिंग का पता कर लेता था वो। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब जो इसका नष्ट करवा देते, तो वही प्रक्रिया भ्रूण हत्या का। चलिए वो टॉपिक यहाँ पे नहीं है। फिर कहता है युग्मक, युग्मक जो विकसित होकर क्या जन्म देता है, बच्चा को जन्म देता है। बच्चा को शिशु भी बोलते हैं। नर तथा मादा में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक बनते थे। ये चीज को याद रखना है ना। किस विभाजन के फलस्वरूप? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है ना, याद रखना है। नर तथा मादा, नर में शुक्राणु, मादा में अंडाणु, है ना। और नर में पाए जाने वाले शुक्राणु को नर युग्मक, मादा में पाए जाने वाले अंडाणु को मादा युग्मक कहते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है? किस विभाजन के फलस्वरूप? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। ये आपको याद रखना है। जो युग्मक का निर्माण किस विभाजन के फलस्वरूप होता है? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। ठीक है ना। 100% यहाँ पे लिख दिए पहले हमने, 100% ऑब्जेक्टिव हम देंगे। कम से कम एक वीडियो में 50 से 60 ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे। और यह वीडियो अच्छा लगेगा तो ही लाइक करना है, नहीं तो डिसलाइक करना है। और कितना अच्छा लगा ये कमेंट में लिखना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कोसी क्लासेस चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है इंसानियत के तौर पे। अच्छा लगा हो तो, नहीं तो क्या करेंगे। अगला देखिए क्या है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होता है, याद रखना है। वो भी इसको बोलते हैं, जब 46 को बोलते हैं 2n और 23 को बोलते हैं n। आगे हम लिखने वाले हैं। फिर कहता है यहाँ पे निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। देखो यहाँ भी है ना, नर तथा मादा में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मक बनता है। उससे पहले हमने यहाँ लिखा नर युग्मक तथा मादा युग्मक के फलनाम से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और यहाँ डिफिनेशन भी बन रहा है, नर तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो चीज यहाँ निषेचन के पश्चात क्या चीज बनता है? युग्मनज बनता है। और युग्मनज के बाद क्या बनता है? तो युग्मनज विकसित होकर जीव को जन्म देते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहां हम देखेंगे। फिर अगला है, बांस एवं अगेव अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प पैदा करता है। देखिए बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो 2 साल 3 साल 6 साल 12 साल, और कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो केवल अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन होते हैं। तो वैसे जीव को, ऐसे पौधे को तो मोनोकार्पिक कहते हैं। लेकिन ऐसे पौधे कौन सा है? बांस और अगेव। एक बात और, बांस जो है, एक बांस एक जंगल को पैदा कर सकता है, और बांस जो है घास है। ठीक है। अगला है, वह पौधा जो जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन होता है वह मोनोकार्पिक कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखना है ना। ऐसे पौधा जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प पैदा करता है उसको क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक। क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक। ध्यान रखना है क्या? 100% BBI। कहां देख रहे हैं? कोसी क्लासेस पे। बस उदाहरण क्या है मोनोकार्पिक का? बांस और अगेव। ये केवल शायद आप देख रहे हैं वीडियो, शायद आप अभी तक अपने जीवन काल में नहीं देखेंगे बांस का कैसा फूल होता है। हमने तो देखा है त्रिकोण आकार का होता है, शायद आप गूगल कर लीजिएगा। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान क्या होता है? आनुवांशिक रूप से भिन्न होता है। ऑब्जेक्टिव आता है ना। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान आनुवांशिक रूप से क्या होता है? भिन्न होता है। अपने माँ बाप से वो नहीं मिलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भिन्न। आंतरिक निषेचन मतलब किसमें होता है? आंतरिक निषेचन मतलब बोलते हैं ना, वह प्राणी जिसमें शरीर के अंदर जो निषेचन की प्रक्रियाएं होती है उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन। जैसे सरीसृप के अंतर्गत कौन आता है? जो रेंग के चलता है ना। पक्षी जो आकाश में उड़ता है। स्तनपायी जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है ना। बहुत सारे ऐसे उदाहरण जिसको हम समझा सकते हैं, जैसे हम मानव हो गए, है ना। जैसे मछली में डॉल्फिन हो गया, है ना। चमगादड़ हो गया पक्षी में। ये सब स्तनपायी जीव, याद रखिएगा। स्तनपायी डॉल्फिन के बारे में और चमगादड़ के बारे में आता है, ध्यान रखें। ठीक है ना।
हम पहले ही बोल दिए थे BVI क्वेश्चन 100% शायद पढ़े होंगे। A to Z क्वेश्चन आपके कॉपी में होगा, देन करके देख लीजिएगा। बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन हो गया है ना, जो शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन। अब बाह्य निषेचन जो शरीर के बाहर होता है उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। तो बाह्य निषेचन का उदाहरण है शैवाल और जल में रहने वाले प्राणी, मछलियां। अगला है मध चक्र। अब देखिए मध चक्र, ऋतु शराब चक्र आ गया। तो मध चक्र देखिएगा, ये होता है नन प्राइमेट जंतुओं में। तो नन प्राइमेट जंतु कौन सब है? गाय, कुत्ता, चीता, हिरण, चूहा, भेड़, है ना। तो ये सभी किसके अंतर्गत आता है? नन प्राइमेट। नन प्राइमेट में क्या होता है? मध चक्र। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से मध चक्र होता है, इसमें से कोई एक देगा सही और 3 देगा गलत। तो आपको ध्यान रखना है, तो पढ़िएगा तब ना। तो गाय है, कुत्ता है, चीता, हिरण, चूहा, भेड़, बकरी, भैंस, है ना, बहुत सारा जीव जंतु है। इनमें क्या है? नन प्राइमेट। नन प्राइमेट में क्या होता है? मध चक्र, ध्यान रखना है। फिर ऋतु श्राव चक्र। ऋतु श्राव चक्र, ऋतु श्राव चक्र किसमें होता है? प्राइमेट जंतुओं में, प्राइमेट स्तनधारियों में। इस कौन सा आता है इसके अंतर्गत? मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी। ये ऑब्जेक्टिव देखिएगा, यदि पढ़े होंगे तो शायद ये देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव आना ही है। और ये अंतर भी पूछ लिया जाता है, मध चक्र तथा ऋतु श्राव चक्र में अंतर स्पष्ट करें, है ना। डिफिनेशन लिख देना, उसके बाद एग्जाम्पल लिख देना, आराम से 3 मार्क मिल जाएगा, 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, हाँ, ऋतु श्राव चक्र किसमें होता है? प्राइमेट में। प्राइमेट का उदाहरण कौन है? मनुष्य है, बंदर है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अधिकतर बार हमें 1-2 बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस गाइड में देख लीजिएगा, जहां पे आपको ये चिंपैंजी राइट क्वेश्चन में दिया होगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। अगला है द्विलिंगी प्राणी कौन सब है? द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण क्या है? जोंक है, केचुआ है, जोंक है, स्पंज है ना। ये कई बार आया हुआ है ना। केचुआ कौन? केचुआ जो जिसको हम लोग चाली बोलते हैं, है ना, खेतों में वर्षा के समय में रेंगता है ना, वो द्विलिंगी प्राणी है। फिर कहते हैं द्विलिंगी प्राणी को क्या कहते हैं? उभयलिंगी प्राणी भी कहते हैं, उभयलिंगी भी कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखना है। A to Z क्या है? BVI। तो शायद ये क्वेश्चन लगभग लग रहा है 30 से 35 क्वेश्चन बन गया है। इसको देखिए, समझिए, और यहीं तक रहने दो। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, देखने में मजा नहीं आएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लासेस है, और मैं मिथिलेश सिंह, ठीक है। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट मां शारदे कोचिंग सेंटर, पस्तार बाजार, सहरसा, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले सब्सक्राइब, उसके बाद लाइक, उसके बाद उन्हीं को शेयर करना जो परीक्षा देगा। और यदि अच्छा नहीं लगा है तो क्या करना है? डिसलाइक करना, और कमेंट में लिखना कि भाई अच्छा क्यों नहीं लगा है, तो हम उसमें सुधार करने का काम करेंगे। यहीं तक, जय हिंद। वीडियो देखिए, मजा लीजिए। हमें विश्वास है यदि सारा वीडियो मेरा देखते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, गारंटी के साथ। और हम बराबर वीडियो डालते हैं रहेंगे। अब कब तक? 30 तारीख तक, ठीक है ना। आज थोड़ा कम है और ज्यादा बढ़ेगा, कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू। जय हिंद।